नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज अपन हिंदी के 50% देखेंगे और वो सारे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों, अगर आप थ्योरी पढ़ के जो भी नोट से आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप इस प्रकार के प्रश्न सोल्व करते हो तो आपको अपनी तैयारी कहाँ तक है, किस तरह की तैयारी है, परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप जितने भी जो पीछे की जो परीक्षाएं हैं उनके अगर आप पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की प्रैक्टिस करें ताकि आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सके, क्योंकि यही प्रश्न आपको अपनी आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। प्रश्न कोई ज़्यादा नए या कोई ज़्यादा घुमा फिरा के साथ नहीं आते, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं हर परीक्षाओं में। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछली परीक्षाओं के पेपर्स हैं वो सोल्व करने चाहिए। इसी तरह के प्रश्न हम रोज हिंदी के 50 क्वेश्चन देखेंगे, तो इसलिए आपको अपने आगामी एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन रोज देखने को मिले। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के इसी प्रकार के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन की टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में सारे इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक वाइज वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो ये पेपर है एसआई का 15 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ था वो पेपर है। एसआई में हिंदी सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन तो आज देख लेंगे अपन और 50 क्वेश्चन कल। तो दोस्तों, अगर इसी पेपर में से आपको अपने आगामी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते, 50 में से मानो 2 क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में आ गए, तो आपको इस पेपर का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए जितने भी जो प्रीवियस पेपर हैं, जो पिछली परीक्षाओं के जो पेपर हैं, उनको अगर आप हल करते हो तो आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। इसलिए आज अपन एसआई पेपर को जो 15 सितंबर 2021 को हुआ था उसके हिंदी के जो 100 क्वेश्चन है उनमें से 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का वो ये है, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। तो इसमें जो भी ये टिक मार्क लगा रखे इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये सही है या गलत हमें नहीं पता है। तो दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? जल्दी निर्णय लेने वाला, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, बहुत परिश्रम करने वाला। तो दीर्घ सूत्री जो शब्द है इसके लिए एक वाक्यांश कौन सा सही है? हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला, उसके लिए अपन एक शब्द काम में लेते हैं दीर्घ सूत्री। हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला जो होता है उससे अपन क्या कहते हैं? दीर्घ सूत्री। अगला प्रश्न है, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। मुमूर्ष, तितिक्षा, मुमुक्षु, जिजीविषा। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। मुक्ति पाने का इच्छुक, जो व्यक्ति मुक्ति पाने का इच्छुक होता है उसे अपन मुमुक्षु कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? जिसको वश में करना कठिन हो उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है सार्थक शब्द वो कौन सा है? दुरु है, दूरदात, दुर्वह है या दुस्तर। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। जिसको वश में करना कठिन हो उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो होता है दूरदात। 4 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युत्पत्ति, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात।
तो किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है कि सार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें जो सार्थक शब्द नहीं वो है जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो सहजात, ये शब्द सार्थक नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। जो रोका हुआ न हो, अनिरुद्ध, समय पर जिसकी बुद्धि कार्य ठीक कार्य करे उसे कहते हैं प्रत्युन्मति, जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। 5 नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। आधोपांत, पश्चाताप, सहधर्मिणी, उच्छ्वास। तो किस विकल्प में उक्त में से सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आधोपांत और पश्चाताप जो दोनों शब्द हैं वो एकदम शुद्ध शब्द हैं। आधोपांत और पश्चाताप। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा, ए और ब सही है। 6 नंबर का जो प्रश्न है वो है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? दूरावस्था, पुनरावलोकन, तदुपरांत प्रत्यावर्तन, पर्यवसान विपन्नवस्था, अभ्यारण्य, निर्वलंब। तो किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो तदुपरांत और प्रत्यावर्तन जो शब्द हैं वो दोनों शब्द शुद्ध हैं। 7 का प्रश्न है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है मुठभेड़, इकट्ठा, धनाढ्य, अट्टास। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अट्टास शब्द है ये शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? आर्द्रता, पुनर्निर्माण, भर्त्सना, श्रृंखला। तो इसमें आर्द्रता जो शब्द है वो अशुद्ध शब्द है। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है? अतिथि, ऊर्जावान, हितैषी, सर्वोपरि, आध्यात्मिक, रात्रि, आनुषंगिक, पदोन्नति। किस विकल्प के सारे शब्द शुद्ध नहीं है? तो आध्यात्मिक और जो रात्रि है ये दोनों शब्द ही शुद्ध नहीं है। 10 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो किस वाक्य में जो से परसर्ग है वो अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, वह विद्यालय से आ रहा है, आकाश से पानी बरसा, नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। तो जो से परसर्ग है वो अपादान कारक के लिए कहां प्रयुक्त नहीं हुआ? तो लड़के ने हाथ से फल तोड़ा यहाँ अपादान कारक के रूप में न होकर ये कर्ण कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? भूख, नाच, चाल चलन, मिठास, बात, खेत, चमक, आहट। तो सारे शब्द स्त्रीलिंग कौन से हैं? तो चमक और आहट ये दोनों ही शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, किंवदंती, आह्लाद, आह्लाद, अंत्याक्षरी। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? तो आह्लाद जो शब्द है, आह्लाद होता है, आह्लाद नहीं होता है, ये शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? इतरेतर, विवाहेतर, बेहतर, उत्तरोत्तर। तो इसमें जो उत्तरोत्तर शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। बाकी जो तीनों शब्द हैं वो तीनों शुद्ध शब्द हैं, जबकि अशुद्ध शब्द है वो है उत्तरोत्तर। किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो
ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संप्रदान कारक का परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? न्यायालय ने अपराधी को दंडित किया, मोहन ने राकेश को पीटा, मालिक ने स्वयं को धन दिया, माँ ने बच्चे को बुलाया। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह किस वाक्य में? तो मालिक ने सेवक को धन दिया। 15 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? आप भला तो जग भला, ये कार्य मैं आप ही कर लूंगा, ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा। तो आप साथ न दोगे तो और कौन देगा, इसमें मध्यम पुरुष वाक्य का प्रयोग। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। तो कौन सा वाक्य है जो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है? वह आता तो हम खेलने जाते, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, यानी वो अभी भी आ रही है। वर्तमान में भी कार्य जारी है, और वर्तमान में जो कार्य जारी रहता है वह अपूर्ण वर्तमान काल में आता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? नदी, मोती, टोपी, रोटी, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो मोती शब्द है ये क्या है? पुल्लिंग। निम्नलिखित में से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? पानी, घी, लोग व प्रेम। बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो लोग जो शब्द है ये बहुवचन शब्द है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है भीड़, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो भीड़ जो शब्द है ये एक वचन में प्रयुक्त होने वाला है। 20 नंबर का प्रश्न है, कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य है आपका कार्य कर दिया है, बच्चा सो चुका है, सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा करते हैं, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? आपका कार्य कर दिया है, ये कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य है। आपका कार्य कर दिया है। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, लड़के से कविता नहीं लिखी गई, पुलिस से अपराधी नहीं पकड़े गए। तो भाववाच्य का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। 22 नंबर का प्रश्न है, वह चला होगा, ये वाक्य किस काल से संबंधित है? वह चला होगा संदिग्ध भूत, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भविष्य या संभाव्य भूत। वह चला होगा। तो इसमें संदिग्ध भूतकाल, वह चला होगा संदिग्ध भूतकाल। 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सी वर्ती है? इच्छार्थवर्ती, संभावनार्थ, निश्चयार्थ या संकेतार्थ।
अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा। तो इसमें संकेतार्थ वाक्य का प्रयोग हुआ है। छात्र पढ़ रहे हैं, ये वाक्य किस पक्ष से संबंधित है? पूर्णकालिक, आवर्तीमूलक, सातत्य बोधक या नित्य बोधक? छात्र पढ़ रहे हैं, तो ये वाक्य सातत्य बोधक। 25 नंबर का प्रश्न है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वास है। वह धनवान है परंतु दुखी है। यदि तुम चलते तो मैं अवश्य चलता। जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है? यदि तुम चलते तो मैं अवश्य चलता, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रयोग उदाहरण है। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? सांझ होते ही पक्षी घोंसले में लौट आते हैं। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया। साधारण होते हुए भी वह बहुत अच्छा व्यवहार कुशल है। पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। तो संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? पड़ोसी ने कहा कि मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, इसमें संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। ज्यादातर जो की से प्रारंभ होते हैं वो संज्ञा उपवाक्य ही होते हैं। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, इस वाक्य का उद्देश्य कौन सा है? खाता है, धीरे धीरे, खाना या बीमार व्यक्ति? बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, तो इसमें उद्देश्य कौन सा है? तो बीमार व्यक्ति है, इसमें उद्देश्य, और धीरे धीरे खाता है, इसमें है विधेय। क्रिया का विस्तार विधेय और कर्ता का विस्तार उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है? गंगा हिमालय से निकलती है। उसने खाना खाया और सो गया। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया। तो सरल वाक्य कौन सा है? गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें सरल वाक्य है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वह धन के अभिमान में अकड़ कर चलता है। मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। बस छूट जाने के कारण मैं गांव नहीं गया। जहाँ खेत थे वहां शहर बस गया। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है? मैं अस्वस्थ था इसलिए मन लगाकर नहीं पढ़ सका। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई है। उससे रस्सी बांध कर ले गए, वह घर को जा रहा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। वह क्रोध में भरकर बोला, वहां बहुत से लोग बेहाल दशा में पड़े थे। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी। दोनों भाई परस्पर आपस में लड़ पड़े। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य किस प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है? संकेतार्थ, आज्ञार्थक, विधानार्थक या इच्छार्थक?
यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। ये संकेतार्थक वाक्य है। निम्नलिखित में संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? जिसमें संदेह प्रकट किया गया हो ऐसा वाक्य कौन सा है? वह जहां रहे सुख से रहे, आज शाम को शायद वर्षा हो, जो काम तुम्हें दिया गया उसे देखो, वह नहीं आया इसलिए हम नहीं गए। संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? आज शाम को शायद वर्षा हो, ये संदेहार्थक यानी इसमें संदेह प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, सप्रमाण उत्तर दीजिए। किसी और से सलाह लीजिए, शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह कैसे संभव हो सकता है? 4 नंबर का जो ऑप्शन है ये अशुद्ध वाक्य है। यह कैसे संभव हो सकता है? 35 नंबर का जो प्रश्न है वो ये है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? जो दंगा कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए, रोको मत जाने दो, नहीं मैं यह नहीं कर सकता, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। तो सही प्रयोग विराम चिन्हों का किस वाक्य में है? तो यह कैसे संभव, सॉरी, तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो। 4 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें विराम चिन्हों का जो प्रयोग है वो सही किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? जिस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं वो बताने। दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली एक प्रसिद्ध रचना है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। गांधी जी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। तो किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो इसमें जो 2 नंबर का ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी, ये है, इसमें सही सब चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। सॉरी, जो 36 नंबर का प्रश्न उसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है, इसमें जो विराम चिन्ह का प्रयोग है वो सही नहीं है। छी, कैसी दुर्गंध आ रही है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं, तुम और वह खेलेंगे। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं, तुम और वह खेलेंगे, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा, ये मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है, प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं, दरअसल वह आया ही नहीं। तो शुद्ध कौन सा है? दरअसल वह आया ही नहीं, ये जो वाक्य है ये शुद्ध वाक्य है, दरअसल वह आया ही नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, उन्होंने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, सर्वत्र मानकीकरण करना होना चाहिए, वह प्रतिदिन मुझसे मिलने आता था, हम सबकी स्थितियां एक जैसी हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? सर्वत्र मानकीकरण होना चाहिए,
ये अशुद्ध वाक्य है। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो डॉट डॉट उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा? अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, आटे दाल का भाव पता चलना, दाने दाने को मोहताज होना, हाथ पर हाथ रख कर बैठना। जब खुद को कमाना पड़ेगा तब आटे दाल के भाव का पता चलेगा। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 41 नंबर का प्रश्न है, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास के पदों के मध्य प्रयोजक चिन्ह लगाया जाता है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव संक्षेपक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सही विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत है। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है? गलत। इसमें कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे लगाकर अपन ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ कोई शब्द छूट गया है। अगला प्रश्न है, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। मनोवांछित सफलता अर्जित करना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। तो सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ कौन सा है? तो किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। सोने में सुगंध होने मुहावरे का अर्थ है किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। 4 नंबर का ऑप्शन सही होगा। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्ति करने वाला मुहावरा है। अधिकार एवं अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? चाम के दाम चलाना, हाथ कंगन को आरसी क्या, हवाई किल्ले बनाना, आंखों में धूल झोंकना। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? हाथ का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं, कौओं की कोस से ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बदुआ से कुछ नहीं होता, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कर्पण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज। तो लोकोक्ति का सही भावार्थ कौन सा नहीं है? ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कर्पण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भूखा ही रहता है, ये गलत है। बाकी जो तीनों है वो सही है। हाथी का बोझ हाथी से ही उठाता है, यानी बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। कौओं के कोसे ढोर नहीं मरते, बुरे आदमी की बददुआ से कुछ नहीं होता, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना,
लज्जित होकर रह जाना, छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना। तो किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना, इसका भावार्थ सही नहीं है। कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या होना। ये हैं जो मुहावरे, उनके भावार्थ सही हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी बहुत अनुभवी होना। अत्यंत कठिन कार्य करना नहीं होता इसका होता बहुत अनुभवी होना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? विपक्षी से बढ़कर कौशल दिखाना, समस्या को जड़ से मिटाना, आश्रयदाता पर ही रोब जमाना, किसी को उसी की चाल से हराना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? समस्या को जड़ से मिटाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी समस्या को ही जड़ से मिटा देना। घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति है। घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य व्यक्ति को सम्मान देना, भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? तो घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा करके दूसरे व्यक्ति का मान सम्मान करना। निम्नलिखित में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है, तो कौन सा हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? जो सही है वो बताना है। तो इसमें जो सही है वो 3 नंबर के ऑप्शन वाला सही है। सब जुडिस यानी न्यायाधीश। सब जडिस का अर्थ क्या होता है? न्यायाधीश। 49 नंबर का जो प्रश्न है वो है सुपरजेप्ट का हिंदी पारिभाषिक है अधिकर्मण करना, अधिगमन करना, अधिग्रहण करना, अतिक्रमण करना। तो अधिकर्मण करना 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा, अधिकर्मण करना। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। खून सिर चढ़कर बोलना, चोरी चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, कोयले की दलाली में हाथ काले, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले यानी बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अपने जितने भी भाई बंधु सरकारी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगले जो 50 क्वेश्चन है वो अपन कल देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।